थॉमस मैलोरी जो हैं वो एक ऐसे राइटर हैं जो जेल में रह के राइटिंग करते हैं। ये जेल चले जाते हैं। इनके मतलब करेक्टर की कुछ इस तरीके की बातें, टर्बुलेंट और वॉयलेंट लाइफ की, चार्ज्ड विद आर्म्ड रॉबरी एक्सटॉर्शन। हालांकि एक सर है, मतलब इनका जो लाइफ है इनकी वो रिलेट करती है या बिलोंग करती है, हाँ, एक उस टाइम के जो रॉयल फैमिली है उसी से ही, मतलब बड़े लोगों में गिनती है, लेकिन ये एक्सटॉर्शन में और कैटल थेफ्ट तक के इन पे चार्ज लगते हैं। और वहीं जेल में ही ये वर्क लिखते हैं अपना, ली मोर्टे दी ऑर्थर। तो ये इनका जो मेन वर्क है उसका नाम होता है ली मोर्टे दी ऑर्थर। तो ये कब लिखा इन्होंने? ये लिखा प्रिजन के समय। तो जो क्रोनोलॉजी है इस वर्क की वो है 1469 और 1470 की। तो एक तो ये वर्क की क्रोनोलॉजी याद रखनी होती है, और जो याद रखने का है खुद जो राइटर की जो क्रोनोलॉजी है वो। तो ये अपने वर्क के 70 में वर्क फिनिश होता है और ये 71 में डाई कर जाते हैं जेल में ही, है ना। तो ये इनका वो है। और जो इनके वर्क से रिलेटेड एक ये बात है कि मैन्युस्क्रिप्ट रीच्ड विलियम काक्सटन 1485। तो विलियम काक्सटन, इनके बारे में हम पहले एक लेसन में पढ़ चुके हैं, जो सबसे पहले पब्लिशिंग का काम शुरू करते हैं इंग्लैंड में। तो इन्होंने इनकी मृत्यु के, इनकी डेथ के 14 ईयर्स लेटर, और फिर मैं काक्सटन एडिटेड इट, और इसको मतलब इसका संपादन भी किया, एडिट भी किया, डिवाइडिंग इनटू 21 बुक्स। तो ये इनके लाइफ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब जो ये टाइटल की मीनिंग पे पहले एक पीवाई क्यू आ भी चुका है कि ये फ्रेंच में जो ये जो नाम है ना, वो ये बुक का नाम है वो फ्रेंच में लिखा है इन्होंने, मोर्टे दी ऑर्थर, मतलब आर्थर की मृत्यु। अब केवल राजा आर्थर से ही शुरू नहीं की इन्होंने, बल्कि ये जो बुक स्टार्ट हुई है, ऑल्दो द बुक कवर्स द एंटायर आर्थुरियन लीजेंड, मतलब काफी जो आर्थुरियन लीजेंड्स हैं, आर्थर जो किंग है उससे, उसके जो मतलब उसके जो सैनिक हैं या उसके जो योद्धा हैं वो सब इसमें हैं। जो ये हैं अथर पेंड्रागन, जो मतलब इसके फादर हैं आर्थर के, उनसे ये शुरू होती है। ये लाइन है ना इस बुक की कि इट बिफेल इन द डेज ऑफ अथर पेंड्रागन। तो इस तरीके से ये शुरू होती है बुक। When he was king of all England and so reigned them, there was a mighty duke in Cornwall that held war against him. The book opens not with Arthur, है ना, बट विद हिज फादर, उसके फादर के साथ ही स्टार्ट होती है, जिसका नाम होता है अर्थर पेंड्रागन। और ये पहले क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट डज द टाइटल मोर्टे दी ऑर्थर मीन, कि मोर्टे दी ऑर्थर जो टाइटल है उसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब होगा डेथ ऑफ आर्थर, ये उसका मतलब हो जाएगा। और ये फ्रेंच नेम है। अ, अब जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है पूरा इसका एनालिसिस कि ली मोर्टे दी ऑर्थर जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं इस वर्क की। तो ये एक तो इसकी क्रोनोलॉजी, इसका टाइमिंग, और फिर इसकी मतलब प्रिंट किया ये 1485 में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है जब विलियम काक्सटन को पढ़ते हैं कि विलियम काक्सटन ने सबसे पहले कौन सी बुक पब्लिश की, कौन किसकी क्या टाइमिंग थी। तो 1485 में विलियम काक्सटन ने मैलोरी ये इसकी मोर्टे दी ऑर्थर भी की। तो फर्स्ट इमेजिनेटिव बुक प्रिंटेड इन इंग्लैंड सेम ईयर ट्यूडर डायनेस्टी बिगिंस। तो ट्यूडर डायनेस्टी भी 1485 में स्टार्ट होती है। ये एक इमेजिनेटिव बुक है, मतलब कोई हिस्टोरिकल बेस नहीं है इसका, आधार नहीं है कि कोई राजा हुआ भी या नहीं हुआ, लेकिन कल्पनाएं की करके ये बुक लिखी। तो इंग्लिश प्रोज है ये, है ना, ये पोएट्री नहीं है। ये भी एक फैक्ट है, ये भी याद रखने का। मैलरी ना, इसने सिंथेसाइज किया इसको वास्ट फ्रेंच इंग्लिश आर्थुरियन मटेरियल इनटू क्लियर, क्योंकि जो इंग्लिश आर्थुरियन जो किंग है और इसकी जो कहानियां है ना वो ज्यादातर फ्रेंच में भी मिलती थी, तो इन सबको इन्होंने इसमें लिखा प्रोज में ना, विगरस इंग्लिश पे।
सोर्स क्या है इसके? फ्रेंच वलगेट एंड पोस्ट वलगेट आर्थुरियन प्रोज साइकिल्स इंग्लिश सोर्स। तो ये है इसका सोर्सेज। और स्ट्रक्चर, काक्सटन ने इसको 21 बुक्स में विद चैप्टर हेडिंग, और इसकी बाद में एक ये विंचेस्टर मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है जो डिस्कवर्ड 1934। उसमें ये 21 बुक्स नहीं है ना, प्रीडेट्स काक्सटन विदाउट एडिटोरियल एडिशंस। उस टाइम पे काक्सटन का जो एडिटोरियल एडिशंस है ना, वो तो इसमें नहीं मिलता, तो इसको मानते हैं कि ये ही मैलोरी ने ओरिजिनली लिखा था, ये जो विंचेस्टर मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है। काक्सटन का रोल इसमें क्या है? नॉट ओनली प्रिंटर बट एडिटर, उसने एडिट भी किया है, डिवाइडेड इनटू 21 बुक्स। तो ये है इसका फैक्ट्स इससे रिलेटेड। फिर ये आर्थुरियन स्टोरीज और करेक्टर जो ये है उसको पढ़ते हैं अभी, कि उसमें किंग जो ऑर्थर है उसकी कहानी, वैसे जो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर है उसमें कहीं भी कोई प्रामाणिक मतलब वेरीफाइड हिस्ट्री को तो कोई मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जो फ्रेंच राइटिंग्स हैं और शुरुआती जो या मिडिल जो राइटिंग्स हैं इंग्लिश में, उन उनमें किंग ऑर्थर का काफी जिक्र मिलता है। तो कुछ लोग यूं मानते भी हैं कि जैसे एंग्लो सैक्सन लोग तो बाहर से आए थे, वहीं वेल्स का कोई राजा था, क्योंकि वेल्स के कुछ राइटर्स हैं शुरुआती, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। लेकिन ऑर्थर को ऑर्थर के लीजेंड्स, ऑर्थर के जो वॉरियर्स हैं, शिवलरिक जो रोमांस हैं, वो काफी लिखे गए। तो ये जो कहानी है किंग ऑर्थर की कहानी, उनमें जादुई तलवार या केवल महल की दास्तान ही नहीं होती, उसमें मानव स्वभाव भी होता है, राजनीति भी होती है, प्यार, धोखा, स्पिरिचुअलिटी, ये सब का एक गहरा ताना बाना होता है। जैसे खुद आर्थर का जो जन्म है वो ही एक रहस्यमयी जन्म बन जाता है। उथर पेंड्रेगन जो है वो ब्रिटेन के एक शक्तिशाली राजा है, लेकिन उसका दिल कैसा होता है? वो अपने ही जागीरदार मतलब ड्यूक जिसको बोलते हैं, कार्नवाल का जो ड्यूक है गोर्लोइस, उसकी पत्नी होती है इग्रेन, उस पे आ जाता है। और इस वासना और प्रेम के कारण ही पूरा एक युद्ध छिड़ जाता है। फिर जब इग्रेन को वो वैसे तो हासिल कर नहीं पाता, तो एक जादूगर होता है मर्लिन, उसकी मदद लेता है। और मर्लिन के जादू के बल पे ही वो क्या करता है, उथर का रूप बदल देता है। कार्न खुद ऐसा हो जाता है जैसे इग्रेन का हस्बैंड ही हो, खुद कार्नवाल का ड्यू। और इग्रेन को लगता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ, और उसी से धोखे से ही आर्थर का जन्म होता है। तो कितना ज्यादा मतलब एक नैतिक विरोधाभास है कि ऑर्थोरियन साहित्य में तो इस चीज को काफी इम्पोर्टेंस देते हैं कि कि दुनिया का सबसे जो महान राजा है ना, वो भी अनैतिक छल कपट और अवैध संबंध से पैदा हुआ है। तो ये इस टाइप की स्टोरी जादू है, और जो मानवीय स्वभाव की गिरावट है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड भी हैं, वो सब इसमें आर्थुरियन जो लीजेंड्स हैं उनमें देखने को मिलता है। तो आर्थर का जो बचपन है ना वो भी गुप्त है। कि मर्लिन ने क्या किया था, नवजात आर्थर को उथर से ले लिया और सुरक्षा के लिए सर इक्टर नाम के एक सीधे साधे और वफादार जमींदार को सौंप दिया। ऑर्थर क्या करता है, अपने शाही खून से पूरी तरह अनजान है और एक आम सेवक की तरह ही क्या बड़ा होता है। तो इस तरीके से ये है आर्थर्स फादर डिजायर्स ए ग्रीन वाइफ, वाइफ ऑफ ये जो है ना कि आर्थर का जो फादर है, ये शॉर्ट में डाल दिया, फिर डिजायर्स इग्रेन वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। मर्लिन जो है ये एक कौन है, जादूगर है, ये डिसगाइजेज हिम एज द ड्यूक। वो इसकी पत्नी जो है इसकी ड्यूक की इग्रेन, उसको ऐसे ही धोखे में ऐसा दिखा देता है। ऑर्थर कंसीव्ड, फिर ऑर्थर तब गर्भ में जाता है। मोरली एम्बिग्यस ओरिजिन ऑफ द परफेक्ट किंग। तो ये इसकी स्टोरी हुई। फिर खुद जो ऑर्थर है, खुद वो उसका भी जो पेरेंटेज है, वो भी बचपन में ऐसी घटना होती है घर से तलवार निकालने की, कि राजा उथर की जब मृत्यु हो जाती है और ब्रिटेन पूरे राजा के बिना बिखर जाता है, सभी शक्तिशाली सरदार जो गद्दी के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, तब भी मर्लिन जो है ना वो एक चमत्कारी व्यवस्था करता है। तो उसमें तलवार को पत्थर से निकाल के दिखा देता है, तब जाके फिर ऑर्थर पे सब लोग विश्वास करते हैं कि हाँ ये ही राजा बनना चाहिए। तो ये इस टाइप की मतलब चमत्कारिक कहानियां भी उसमें शामिल होती ही हैं। फिर जो ग्विनेवियर और जो
इसका गोलमेज का जो मतलब एक प्रतीक बनता है उसमें राउंड टेबल का, ये भी सब इसमें आता है कि राजा बनने के बाद जो आर्थर है ना, उसने अपने देश को एकजुट किया और फिर गुइनेवियर जो एक बहुत बेहद खूबसूरत राजकुमारी, उससे शादी करता है, और उसका जो पिता होता है किंग लियोडेग्रेंस, वो आर्थर को शादी का जो दहेज के रूप में क्या देता है, एक राउंड टेबल देता है। और राउंड टेबल देता है जिसके आसपास में 150 जो नाइट्स हैं वो बैठ सकते हैं। तो वो गोल क्यों है, क्योंकि उसकी जो मुख्य सीट कोई उसमें है नहीं, तो सारे नाइट्स एक जैसे माने जाते हैं, तो एक तरीके से काफी डेमोक्रेटिक उसको दिखाया है। कैमलोट जो होता है ना, वो एक काफी भव्य महल होता है, और वो महल ही महल नहीं, केवल पूरा जस्टिस, शिवलरी और जो महिलाएं हैं उनके सम्मान का वो प्रतीक बन जाता है एक तरीके से। तो इस तरीके से ये होगा कि जो ऑर्थर है ना, वो किससे शादी करता है, इससे, गुइनेवियर से। और दहेज में क्या मिलता है, राउंड टेबल, हर डॉवरी। तो राउंड टेबल की काफी चर्चा होती है इस कहानियों में, जो भी ये कहानियां है ना काफी बड़ी बड़ी हैं। कैमलोट जो है ना, वो आइडियल कोर्ट ऑफ सिवलरी, तो ये एक पूरा भव्य दरबार है, महल है, उसका नाम होता है ये। और फिर जो ये है कि ये जो ग्विनेवियर है, और तो उसका भी पूरा जो है ना, पूरा महत्व उसमें बढ़ता हुआ दिखता है। तो फिर इसका जो पतन होता है वो कैसे होता है, वो ये जो लैंसलॉट है, ये भी एक राजा का मतलब नाइट है, सर लैंसलॉट, और ये फ्रांस से आए हैं, और ये राजा से बड़ी दोस्ती मानते हैं, ग्रेटेस्ट नाइट है। लेकिन क्या होता है, ये मतलब प्रेम हो जाता है इसको, रानी को, गुइनिवियर को, इससे। तो इससे क्या होता है, यही इसकी सेंट्रल ट्रेजेडी है आर्थुरियन लीजेंड्स की। और इसी की वजह से जब जो दंड मिलना होता है रानी को, और जो साथ के नाइट्स हैं उनसे, ये वो मतलब उस रानी का प्रेमी जो है लैंसलॉट, ये लड़ झगड़ा कर बैठता है, डिस्ट्रॉयज राउंड टेबल, जो बड़ा समकक्षता थी वो उसमें समाप्त होने लगती है, और ये इसकी सबसे मेन ट्रेजेडी है। और उसके बाद जब पूरा पतन हो जाता है, तब फिर शुरू होती है होली ग्रेल की खोज, मतलब पवित्र प्याले की खोज। जब कैमलोट जो है ना, वो पाप और आपसी विश्वास से घिरने लगता है, तो राज्य को क्या सोचते हैं, आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने के लिए होली ग्रेल। होली ग्रेल का मतलब है कि वो पवित्र प्याला जिसमें ईसा मसीह ने अपने अंतिम भोजन के समय पे रस पिया था, उसकी खोज शुरू हुई। और तो इसमें कोई युद्ध तो नहीं था, तो जो केवल चरित्र और जो उनकी आत्मा है कि अंदर से पवित्रता है, उसकी खोज करते हैं। तो जितने भी जो राउंड टेबल है उसके आसपास बैठने वाले नाइट्स हैं, वो सब ढूंढने निकल पड़ते हैं इसकी सर्च में, होली ग्रेल की। और फिर क्या होता है, सर गालाहाद होता है जो लॉन्सलॉट का बेटा है, लेकिन वो अपने पिता के विपरीत पूरी तरह पवित्र है, वासना रहित है और निष्पाप है। वो इस प्याले के रहस्यों को पूरी तरह देख और प्राप्त कर सकता है, और प्याले को छूते ही उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग चली जाती है। तो इस तरीके से इसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी भी दिखाई है, और लॉन्सलॉट की विफलता दिखाई है कि दुनिया का सबसे बहादुर योद्धा है, लेकिन गुइनेवियर के साथ किए गए व्यभिचार के कारण वो उस पवित्र प्याले के करीब जैसे ही पहुंचता है, तो अदृश्य आग उसे पीछे धकेल देती है। तो ये केवल उसकी एक धुंधली झलक देख पाते हैं। तो ये इस तरीके से इसमें ये दिखाया कि शारीरिक ताकत से बड़ी जो होती है ना, वो होती है आत्मिक शुद्धि। तो ऐसे इसमें एक स्पिरिचुअल क्लाइमैक्स भी है। क्या है, स्पिरिचुअल क्लाइमैक्स, किस चीज की खोज, होली ग्रेल की खोज। होली ग्रेल क्या है, एक पवित्र प्याला। तो जो इसका लड़का होता है लांसलॉट का, वो ही केवल उसको अचीव कर पाता है, क्योंकि वो एक प्योर नाइट है, सच्चे मन का, या अच्छे विचारों का है। परसिवल एंड बोर्स आल्सो अचीव्ड, कुछ और भी लोग हैं, लैंसलॉट फेल्स, ये पूरी तरह फेल कर जाता है क्योंकि इसने पाप किया है। तो ये इसमें कहानी में, स्टोरी में इस तरीके से अलग अलग तरह के क्लाइमैक्स दिखाते हैं ये। तो जो ऑर्थर की कहानी है उनमें सबसे बड़ा जो एंटागोनिस्ट है, मतलब उसका जो खलनायक है, वो कौन है, मॉर्डरेड है। तो कुछ कहानियों में तो उसे क्या बोलते हैं कि आर्थर का भतीजा, और कुछ में यूं मानते हैं कि उसकी जो सगी बहन थी, जिसको मॉर्गोस या मॉर्गन लेफे बोलते हैं, उसके साथ अनजाने में बने जो उसके संबंध थे, उसी से उसका एक नाजायज बेटा हुआ, ऐसा मानते हैं। तो जब लॉन्सलोट और गुइनेवियर का मामला बिगड़ता है, तो लॉन्सलोट तो फ्रांस भाग जाता है खुद,
और राजा ऑर्थर जो है वो लॉन्सलॉट को सजा देने के लिए अपनी आधी सेना लेके फ्रांस चला जाता है। और पीछे से ब्रिटेन का राजपाट जो है वो मॉडरेट को सौंप देते हैं। और मॉडरेट के मन में बचपन से ऑर्थर के प्रति नफरत और गद्दी का लालच था। ऑर्थर के जाते ही उसने अफवाह फैला दी कि राजा युद्ध में मारा गया। तो जब उसने खुद को ब्रिटेन का राजा घोषित कर दिया और रानी ग्विनेवियर से शादी करने के लिए वो सोचने लगता है। तो ये इसका एंटागोनिस्ट है। मतलब एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है? विलेन है। जैसे फिल्मों में विलेन होता है ना, तो ऑर्थर्स इलिजिटिमेट सन, द ट्रेटर, विश्वासघाती, यही है पूरा मतलब। लीड्स रिबेलियन व्हेन ऑर्थर इज इन फ्रांस, किल्स ऑर्थर इन द फाइनल बैटल एट कैमलैन। तो ये होता है फिर फाइनल बैटल होता है कैमलैन में। ऑर्थर एंड मॉर्डेड बोथ mortally wounded, Arthur carried to Avalon by three queens. Excalibur returned to the lake by Sir Bedivere। तो जो फादर और सन का जो अंत दिखाया गया है ना, वो युद्ध के मैदान में पूरे दिखाया है कि कैसे ऑर्थर और मॉडरेट आमने सामने आते हैं। ऑर्थर अपने भाले से मॉडरेट के सीने को पार कर दे, लेकिन मरते मरते मॉडरेट भी अपनी तलवार से आर्थर के सिर पे गहरा घाव कर देता है। और फिर आर्थर जब अंतिम आर्थर के जो अंतिम जीवित योद्धा है ना, जो सर बेडीवियर है, उसे वो क्या करता है, आर्थर को युद्ध क्षेत्र से दूर एक झील के किनारे ले जाता है। और आर्थर बेडीवियर को फिर अपनी जादुई तलवार को झील में फेंकने का आदेश देता है, लेकिन तलवार कीमती है तो वो बार बार झूठ बोलता है, लेकिन उसको बाद में फेंक देता है। तो मतलब हर कहानी में एक वो दिखाया है, मतलब शुरू में कुछ आश्चर्य होता है, फिर कुछ उसमें से और ज्यादा जादू जैसी घटनाएं होती हैं। और फिर जब वो तलवार फेंकता है तो लेडी ऑफ द लेक जो है वो उस तलवार को हाथ में पकड़ के मारती है। और फिर ये मानते हैं कि फिर उस वो जो तलवार है ना वो अंदर चली जाती है। फिर उस झील में से एक रहस्यमयी नाव आती है बाहर, जिसमें तीन रानियां आती हैं। और वे रोते हुए घायल आर्थर को अपने साथ एवलोन पे ले जाती हैं। एवलोन एक अलग द्वीप है। और ब्रिटिश में जो लोक कथाएं जो चलती हैं उनमें वो लोग यही मानते हैं कि आर्थर जो है ना वो मरा नहीं है, वो एवलोन में ही सो रहा है। तो ये जो कहानियां इनको डायरेक्ट तो ऐसे नहीं पूछते, पर इनके सामान्य जो फैक्ट्स हैं वो एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो टॉपिक है फोर्थ की ऑर्थोरियन स्टोरीज एंड करेक्टर, वो ये था। अब जो हम आगे देखेंगे वो देखेंगे इसका लिटरेरी सिग्निफिकेंस। और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कभी कभी क्रोनोलॉजी के भी आते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लिटरेरी सिग्निफिकेंस का है और लिगेसी का है। तो फर्स्ट, मेजर वर्क ऑफ इंग्लिश प्रोज फिक्शन। तो एक तो ये वाला फैक्ट याद रखना है। क्या है ये? फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ इंग्लिश प्रोज फिक्शन demonstrated English prose could sustain a long complex narrative, preparing the way for the first imaginative book printed in England. Now foundation of all English Arthurian literature, foundation of all English Arthurian literature, Spenser's Fairy Queen, Tennyson's Idylls of the King, और टी.एच. वाइट्स का द वंस एंड फ्यूचर किंग। काउंट लो। तो ये सारे वर्क्स आगे हम इनको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये इसका महत्व है। क्वेश्चंस आए हुए हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, इंडिकेट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बियोबुल, डिवाइन कॉमेडिया, सुम्मा थियोलॉजिका और ली मोर्टे दी ऑर्थर ऑफ कैंटरबरी टेल्स। तो क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी पूछी है, जो मतलब फेमस लिटरेरी वर्क्स हैं उनकी। तो उसमें बियोवुल्फ का कब है? 8th 11th सेंचुरी की टाइमिंग मानते हैं, मतलब 700 से 1000 एडी के बीच में कभी भी हो सकता है। और ये अंग्रेजी इंग्लिश का क्या है? सबसे ओल्ड एपिक है ना। फिर सुम्मा थियोलॉजिका, ये थॉमस एक्विनास जो हैं उनके द्वारा एक थियोलॉजिकल वर्क है ना, थॉमस एक्विनास द्वारा, है ना, सुम्मा थियोलॉजिका। तो ये एक धर्मशास्त्र है, थियोलॉजिकल बुक है, जिसको 1265 से और 1274 के बीच लिखा गया। फिर तीसरे हैं डिवाइन कॉमेडिया, ये किसकी है? दांते अलिगेरी द्वारा, है ना। और ये क्या है? एक इटालियन वर्क है ना, जो 1320 में हुआ। फिर कैंटरबरी टेल्स 1387 टू 1400,
जॉफरी चौसर का। और ली मोर्टे द ऑर्थर को हम देख ही रहे हैं, जो आ, मतलब 1485 में विलियम विलियम काक्सटन द्वारा ही पब्लिश किया गया था। उससे पहले तो उन्होंने पब्लिश किया नहीं था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी क्रोनोलॉजी से ही है कि आउल एंड नाइटिंगेल, तो ये भी पोयम हम पढ़ चुके हैं, जो कि 1200 ईडी के मतलब आसपास की है। और ट्रोइलस और क्रिसेड जॉफरी चौसर का 1380 का एक कोर्टली लव पर डिपेंड वर्क है, ठीक है। मोर्टे दी ऑर्थर 1485 में पब्लिश हुई, और उटोपिया 1516 में। थॉमस मूर को भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो आउल एंड नाइटिंगेल, ट्रोइलस एंड क्रिसेड, मोर्टे दी ऑर्थर और उटोपिया, तो ये सारे जो मतलब विकल्प हैं वो थर्ड में हैं। तो फर्स्ट और सेकंड की जो टाइमिंग है, तो सारा मतलब जो आंसर होगा वो आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन भी आते हैं। तो सारे वर्क्स की और मतलब जो भी आपके राइटिंग्स हैं और राइटर्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। फिर ये मॉडल क्वेश्चन दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अबाउट ली मोर्टे द ऑर्थर, रिटन बाय मैलरी इन 1485, प्रिंटेड बाय काक्सटन 71। तो ऐसा नहीं है ना। तो इसमें ये रिटन बाय मैलोरी 71 इन प्रेजेंट, प्रिंटेड बाय काक्सटन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, है ना। मैलोरी ने कब लिखा था इसको? जेल में, और फिर उसके कुछ दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन ये उसके 14 ईयर लेटर ये बनती है तब। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ये मतलब जो भी अ, ये थॉमस मैलोरी पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस को हम इसको पढ़ के कर सकते हैं आसानी से।